हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। हमरो नाम छे प्रभास कुमार। हम पढ़ा भी रहल छिए वेक्टर एनालिसिस। इस लेक्चर में हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थोड़ा लिख लेते हैं। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है ना, इसका हम लोग प्रूफ देखने वाले हैं। पीछे पंखा का शोर हो रहा होगा तो काइंडली बेयर कर लीजिए, क्योंकि मैं गर्मी में, मुझे गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। मैं पंखा ऑन करके रिकॉर्ड कर पाऊंगा, वरना नहीं कर पाऊंगा। मेरी आवाज़ तो आपके कानों तक पहुंच रही होगी, बस वही चाहिए। इसका स्टेटमेंट हम देखते हैं, फिर से इसका प्रूफ देख लेंगे। स्टेटमेंट ये बोला था, गॉस डाइवर्जेंस मतलब ये जो गॉस डाइवर्जेंस का थ्योरम है, ये बोलता है कि अगर V is the volume, V is the volume, मेरे साथ लिखते चले जाइए, मजा आएगा साथ में लिखने में। बाउंडेड by a closed surface, by a closed surface S, and F vector is a vector point function, is a vector point function with continuous derivative, with continuous derivative इन V। उसी वॉल्यूम में अगर कंटिन्यूअस डेरिवेटिव हो जाए उस F वेक्टर वाली फंक्शन का, तब आप बोल सकते हो कि ये रिलेशन आपका वैलिड होगा। कौन सा? डबल इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस S F वेक्टर डॉट n कैप ds। अब ये सारे सिंबल से आप फेमिलियर हो, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये बराबर हो जाना चाहिए आपके ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम V। यहाँ पे लिख देंगे डाइवर्जेंस F डॉट dv। ठीक है, तो ये रहा हमारा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कि अगर आप डबल इंटीग्रेशन लेते हो ओवर द सरफेस, तो वो और कुछ नहीं, वो एक ट्रिपल इंटीग्रेशन दे देगा, मतलब वॉल्यूम इंटीग्रेशन दे देगा, अगर आप उसी फंक्शन का डाइवर्जेंस निकाल लेते हो तो। ठीक है, जहां पे आपका ये जो आपका n कैप है ना, इसका मतलब क्या है? वेयर n कैप क्या है? ये इज द outward, is the outward normal vector, normal vector drawn on the surface, drawn on the surface। तो जो भी आप सरफेस आप चूज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये रहा आपका एक सरफेस, ठीक है, और ये सरफेस मतलब एक सरफेस आप फुटबॉल की तरह इमेजिन करो ना, फुटबॉल, ठीक है, और ये बाहर का आप सरफेस देख रहे हो तो तरबूज दिख रहा है। ये डॉट डॉट मैं दिखा रहा हूं ताकि ये 3D फिगर आपको दिखे। तो अंदर में जो है वो क्या है, अंदर का जो पार्ट है पूरा एनक्लोज कर दोगे तो आपको वॉल्यूम मिलेगा। तो बाहर का जो आपका सरफेस है ना, ये सब, ये है आपका सरफेस, जिसको आप सरफेस बोल रहे हो। अब क्योंकि ये एक क्लोज्ड सरफेस है जो अंदर में एक वॉल्यूम इनकैप्सुलेट कर लिया है, तो अगर इस पॉइंट पे अगर आपको यूनिट वेक्टर चाहिए तो आप क्या करोगे? इससे एक यूनिट परपेंडिकुलर बनाओगे, है कि नहीं? तो यहाँ पे बोलोगे आप n कैप सर ये है। अगर ये आपको मर्जी यहाँ पे फाइंड कर रहे हो तो आपको n कैप आपका यहाँ चलाएगा। अगर आपका n कैप यहाँ पे फाइंड कर रहे हो तो आपका n कैप इसके परपेंडिकुलर चलाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन पे हो। समझ में आई बात? और अंदर में रहा आपका वॉल्यूम, बाहर रहा आपका क्लोज्ड सरफेस। फिर से देख लेते हैं ये स्टेटमेंट। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ये बोलता है कि अगर V कोई एक वॉल्यूम है जो बाउंड किया गया है एक क्लोज्ड सरफेस S से, और F वेक्टर एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है जो जिसका डेरिवेटिव है ना वो कंटिन्यूअस है इसी वॉल्यूम के अंदर, तब इस केस में आप ये रिलेशन लिख सकते हो कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन S F वेक्टर डॉट n कैप ds इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन और वॉल्यूम इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम V। डाइवर्जेंस अगर आप निकाल लेते हो उसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम dv। ठीक है, जहां पे आपका n कैप यहाँ पे क्या है, ये और कुछ नहीं आपका
सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर जाता हुआ एक यूनिट वेक्टर है। बुझली? ठीक है। अच्छा, और आपका मान लीजिए इस पॉइंट पे सपोज कोई इसी पॉइंट पे कोई वेक्टर फंक्शन कुछ ऐसा भी हो सकता है ना, ठीक है। अगर इस पॉइंट पे कोई वेक्टर फंक्शन है तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इस पॉइंट पे सपोज मान लीजिए कोई वेक्टर फंक्शन है, ये हो जाएगा। तो ये जरूरी नहीं कि जो एफ वेक्टर यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये सरफेस के परपेंडिकुलर होना है, ये जरूरी नहीं है कि एफ वेक्टर जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, लेकिन एन कैप आपको सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहाँ पे भी जो आपका एफ वेक्टर मैंने नीचे के डायरेक्शन में दिखाया है, ये वाला और ये वाला, तो ये जरूरी नहीं कि ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर निकले। हो सकता है सटा हुआ टेंजेंशियली जा रहा हो या फिर थोड़ा सा कुछ एंगल बना के जा रहा हो सरफेस से, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट पे जो आपका एन कैप है ये परपेंडिकुलर होना चाहिए इस फुटबॉल या तरबूज के ऊपर, ठीक है। अब इसी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को एक और तरीके से हम लोग डिफाइन किए थे पिछले क्लास में, वही रिवाइज कर रहे हैं। तो इसी को हम लोग और बोल सकते हैं, इसका दूसरा डेफिनेशन और लिखिए, द नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल ऑफ a continuously differentiable vector point function f vector over a closed surface S enclosing a volume V is equal to the volume integral of the divergence of f vector taken over the volume V। जो यहाँ पे पहला ऊपर वाला स्टेटमेंट में बोला ना, वही चीज है यहाँ पे, इसको भी पढ़ लीजिए ध्यान से क्या बोल रहा है। द नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ वेक्टर ओवर अ क्लोज्ड सरफेस एस एनक्लोजिंग अ वॉल्यूम वी इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ एफ टेकन ओवर वी। ये जो चीज है ना, इसी चीज को मैंने थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में लिख दिया, ठीक है। तो अगर आपको बोल दे कि व्हाट इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो आप पूरा का पूरा इस तरह से चिपका करके चले आना, आपका कोई भी नंबर नहीं काटेगा। अगर आपको कोई प्रूफ पूछा है तब यहाँ से शुरू होती है कहानी, कैसे आप प्रूव करोगे, आपको प्रूव करना है। तो अभी मैं जो लिख रहा हूँ उसी को मेरे साथ छापते चले जाइए, आप समझ जाएंगे कि एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं। सबसे पहला स्टेप यहाँ पे मान लेते हैं, लेट कोई f वेक्टर है हमारे पास और इसका नाम दिए हम, मान लीजिए कुछ f1 i कैप है, कुछ f2 j कैप है, कुछ f3 k कैप है, ठीक है। 3 डायमेंशन में ही बात कर रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। इसको नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे आपका वेयर f1 f2 f3 क्या है, वेयर f1 f2 f3 ये क्या है, तो आपको तो फंक्शंस है, मतलब ये है ना, कुछ फंक्शंस है, ठीक है। तो f1 f2 f3 एंड देयर डेरिवेटिव्स at any point in V are continuous. तो ये सब क्या है,
इसके डेरिवेटिव्स अगर आप, ये तो पहली बात तो ये तो फंक्शंस हैं, ठीक है, f1 f2 f3 फंक्शंस हैं। अब फंक्शंस हैं तो उसके आप तो डेरिवेटिव भी निकाल सकते हो, लेकिन आपका डेरिवेटिव आपको पता है कि कुछ कंटिन्यूअस डेरिवेटिव भी होते हैं, कुछ डिसकंटिन्यूअस भी होते हैं, लेकिन हमेशा हमारा क्या शुरू से अजम्पशन क्या रहा है कि वो डेरिवेटिव्स हमारा कंटिन्यूअस रहने चाहिए उस थ्रू आउट द वॉल्यूम में, है कि नहीं। अगर इसका अगर आप डाइवर्जेंस फाइंड करते हो, नाउ डाइवर्जेंस, अगर हम बोले इसका डाइवर्जेंस निकालो तो हुआ क्या बोलोगे, बोलोगे सर ये और कुछ नहीं, हमको नेबुला के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। नेबुला जानते हो ना, नेबुला क्या होता है, आई कैप डो डो एक्स प्लस जे कैप डो डो वाई प्लस के कैप डो डो जेड, ये हो गया नेबुला। अब डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, एफ वेक्टर। एफ वेक्टर क्या है हमारे पास, f1 f2 f3, तो आप यहाँ लिखेंगे f1 आई कैप प्लस f2 जे कैप प्लस f3 के कैप, f3 के कैप, ठीक है। अब i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ, i1 j 1 k 1 होता है, तो ये और कुछ नहीं, क्या बनेगा, डो डो x ऑफ f1 प्लस डो डो y ऑफ f2 प्लस डो डो z ऑफ f3। बात समझ में आ गई, सिंपल है, कुछ भी बड़ा चीज नहीं है। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि डबल इंटीग्रेशन अगर आप करते हो किसी भी सरफेस S का, और f वेक्टर था ना, f वेक्टर डॉट एन कैप डी एस, तो f वेक्टर के बदले हम लिख रहे हैं क्या, f1 आई कैप प्लस f2 जे कैप प्लस f3 के कैप, ठीक है। डॉट कर देना है हमको एन कैप डी एस से, तो आप इसको एन कैप डी एस लिखोगे, बहुत अच्छे। ये होने के बाद ये बराबर होना चाहिए किसके, ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम v। यहां पे आप क्या लिखोगे, डो f1 बाई डो एक्स प्लस डो f2 बाई डो वाई प्लस डो f3 बाई डो z। क्या कर दिए, dx dy dz। आया समझ में, इसे ही हमको प्रूव करना है, तो ठीक है, चलो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते। अब यहां पे हम कुछ कंसिडर कर रहे हैं, सरफेस कंसिडर कर लेते हैं। लेट S be a closed surface, let S be a closed surface such that it is possible to choose a rectangular Cartesian coordinate system cuts, ठीक है, ये हो गया। Let S be a closed surface such that it is possible to choose a rectangular Cartesian coordinate system such that any line parallel to any coordinate axis, cuts S in almost 2 points, in at most 2 points। ऐसा मिलता जुलता कंडीशन भी हम लोग पहले देख चुके थे कि ऐसा सरफेस लेना पड़ता है जिससे वो मैक्सिमम दो ही पॉइंट पे काट सके। जैसे आप ये सरफेस ले रहे हो, तो अगर आप पैरेलल बनाते हो किसी भी एक्सिस के,
सपोज ऐसे, तो कितना पॉइंट पे मैक्सिमम कटा, एक इस पॉइंट पे कटा, एक इस पॉइंट पे कटा, तो ये सरफेस आपका सही है, ठीक है ना, एट मोस्ट। उसी तरह से अगर आप कोई इस पॉइंट पे काट रहे हो वर्टिकली, इस वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल, तो इस सरफेस को कितना पॉइंट पे काटा, एक पॉइंट और 2 पॉइंट पे, मैक्सिमम 2 पॉइंट पे आपके सरफेस कटने चाहिए, ठीक है, उससे अधिक नहीं होना चाहिए वरना वो चीज इनवैलिड नहीं होगा। तो ये बोला कि लेट एस बी अ क्लोज्ड सरफेस सच दैट it is possible to choose a rectangular Cartesian coordinate system such that any line parallel to any coordinate axis cuts S in all at most 2 points। इससे ज्यादा पॉइंट्स पे नहीं कटने चाहिए, ठीक है। अब यहां पे मान लीजिए let R be the orthogonal projection be the orthogonal projection of the surface S on the xy plane, on the xy plane। ध्यान से सुन लो क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं बहुत ही जबरदस्त सा चीज कि एक सरफेस क्लोज्ड सरफेस मान लिए, अब उसका प्रोजेक्शन निकाल दे रहे हैं एक्स वाई प्लेन पे, ठीक है। तो देखो ए लाइन लिखो, अभी समझ में आएगा, डायग्राम बनाएंगे। थ्रू अ पॉइंट x, y, 0 of R meets the boundary of S in 2 points, क्या बोला, एक लाइन बनाइए इस पॉइंट से, कौन सा, एक्स वाई 0, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट है आपका x, y कोऑर्डिनेट है y और z कोऑर्डिनेट आपका 0 है, तो ये पॉइंट मिला। इससे आप लाइन अगर बनाते हो तो बाउंड्री को 2 पॉइंट पे टच करना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये डायग्राम देखो, बहुत ही गौर से, बहुत ही प्यार से, तमीज से समझ में आएगा। 3 डायमेंशन में है हम लोग ना बउआ, तो यहाँ पे देखो 3 एक्सिस दिखा, ये सपोज मान लीजिए x एक्सिस, ये सपोज मान लीजिए y एक्सिस, ये सपोज मान लीजिए z एक्सिस। समझ में आया। यहाँ पे कोई भी एक सरफेस आप कंसिडर कर रहे हो, तो हम चलो एक सिंपल सा सरफेस कंसिडर कर दे रहे हैं जिसका नाम है इस सरफेस का S। क्या कंसिडर किए, इस सरफेस का नाम कंसिडर किए S, ठीक है, अच्छी बात है। एक पॉइंट कंसिडर करते हैं x y 0, कहाँ होगा सुनाओ तो जरा सा, हमको पता है ये ओरिजिन है, मतलब यहाँ पे तो 0 0 0 होगा, x 0 y 0 z 0। ये बताना है एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे x और y कुछ होंगे और z लेकिन 0 हो जाएगा। तो z 0 मतलब हमको तो पता है वो x y प्लेन में कहीं ना कहीं होगा, तो मान लेते हैं कि ये वाला एक पॉइंट है हमारे पास। अब इसी पॉइंट से आप इस सरफेस को अगर आप काटते हो, काटता मतलब इधर आप तीर मारो, तो आपको दिखा कि ये सरफेस को एक्चुअली 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ये वाले पॉइंट पे और एक ये वाले पॉइंट पे। ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है क्या, नहीं कट कर रहा, तो मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पे कट करना चाहिए। तो क्या ये सरफेस लेना वैलिड है, हाँ अब वैलिड है, ठीक है। तो अब से जो हम एनालिसिस करेंगे वो पहले ये टेस्ट कर लेंगे कि ये सरफेस मेरा सही है, तो ठीक है। इसी जगह अगर मान लीजिए कोई ऐसा सरफेस रहता जहां पे वो 3 से अधिक पॉइंट पे कट कर रहे होते, कुछ इस तरह से, सपोज इस तरह का कोई सरफेस। अब एक पॉइंट ले लेते हैं एक्स वाई प्लेन में, अब देखते हैं कि ये सरफेस को कितने पॉइंट पे काट रहा है। तो हमको तो दिखा यहां तो 1 पॉइंट, यहां 2 पॉइंट, यहां 3 पॉइंट, यहां 4 पॉइंट, यहां 5 पॉइंट, यहां 6 पॉइंट, अरे जितनी मर्जी पॉइंट्स हो। जैसे ही 2 से अधिक हो गया ना, तो इसका मतलब ये वाला केस गया, अल्ट कंट्रोल डिलीट, उड़ा दो उसे, वो वैलिड नहीं है, आप वैसा सरफेस कंसिडर नहीं कर सकते।
तो फिर क्या करेंगे? अगर ऐसा सरफेस रहेगा तो फिर क्या करेंगे? इसको हम पार्ट्स बाय पार्ट्स में तोड़ के सॉल्व करेंगे। जब हम लोग एडवांस लेवल पे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स में, कोर्स खत्म होने के बाद जब हम लोग एक एक प्रॉब्लम जो सॉल्व करेंगे, तब हम उसमें आप सीख जाइएगा। क्योंकि अभी आप तो पहली बार सीख रहे हैं, इसलिए एकदम से अगर मैं कॉम्प्लिकेटेड आपको बता दूंगा तो आप हो जाएंगे बेहोश। ठीक है, इसलिए सिंपल सा सरफेस है। इस पॉइंट से आपने टेस्ट कर लिया, अच्छी बात है। तो जैसे आपने टेस्ट कर लिया तो आपका ये सरफेस वैलिड है, परफेक्ट। तो ले लो आप ये सरफेस को। अब हम एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सरफेस पे। ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं। देखो, लेट Z be the coordinate of these points. By given by Z1 एक पॉइंट कंसिडर करते हैं हम लोग। Z1 ये मान लो कुछ होगा, ठीक है, चलो f ऑफ एक्स वाई फंक्शन के टर्म्स में ही होगा ना। उसी तरह से Z2 एक और कोऑर्डिनेट है, इसको हम मान लेते हैं कुछ और फंक्शन। यहां पे f1 दे दो और इसको आप f2 दे दो, कुछ दूसरा फंक्शन हो सकता है xy, वेयर Z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू Z1। ऐसा ही कंडीशन होगा कि नहीं होगा? तुम देखो यहां पे दो पॉइंट को कंसिडर करो। सपोज एक पॉइंट यहां कंसिडर करो, ठीक है, एक पॉइंट यहां कंसिडर करो। तो ये वाला जो पॉइंट आपने कंसिडर किया है ये आपका Z2 रहा, ये पॉइंट कंसिडर किया है आपने तो Z1 रहा। तो जो Z2 है वो है f2 ऑफ x ऑफ y, और जो Z1 है वो है आपका Z2 है f2 ऑफ xy, और Z1 है आपका f1 ऑफ xy। समझ में आया? ठीक है। तो आपके दो पॉइंट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। कौन से? P1 और P2। ये आपने फंक्शन के टर्म्स में भले ही लिखा है, लेकिन कोऑर्डिनेट्स में तो इसका तो कुछ पॉइंट्स होगा कि नहीं होगा? इस वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट्स तो होगा, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। तो इस कोऑर्डिनेट पॉइंट को हम मान रहे हैं सपोज P1, और यहां हो सकता है सपोज लो x1, y1, z1, कोई दिक्कत। इस पॉइंट को कंसिडर करते हैं P2, और ये वाला पॉइंट सपोज मान लेते हैं x2, y2 और z2, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब दो कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि इस पॉइंट्स के द्वारा दिए गए हैं। ये फंक्शन है आपका xy का, और ये भी फंक्शन है आपका xy, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे z एक्सिस के अलोंग कर रहे हो ना, तो इसलिए तो z तो नहीं होगा ना, z तो इधर ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो आप समझ चुके हो। ये है, यहाँ पे आप सिंप्लिसिटी के लिए कंसिडर कर लेते हैं कि ये वाला जो सरफेस है ना, ये कुछ नहीं, एक स्फीयर है। स्फीयर लेने में सुविधा होता है, तो मान लेते हैं ये स्फीयर है जिसका इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये एक आपका स्फीयर है, ठीक है। आपको z को लिखना है x और y के टर्म्स में। लिखोगे तो आपका इक्वेशन क्या कहलाएगा? देखो, z स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलोगे सर ये और कुछ नहीं, x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो यहां से आपका z मिलेगा ना, दो पॉइंट मिलेगा। देखो देखो देखो, प्लस माइनस कर दिए, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब तुम समझ ही चुके हो कि हम कहना क्या चाह रहे थे। यहाँ पे जो आपका स्मॉल z लिखो या कैपिटल Z लिखो, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैंने स्मॉल ले लिया है, ठीक है। चलो, ये जो z है, एक तो निकल गया आपका पॉजिटिव, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैं इसी की बात कर रहा था, ये और कुछ नहीं। इसको आप Z2 कंसिडर करो, क्योंकि ऊपर वाला है तो ठीक है। चलो, इसको हम Z2 कंसिडर कर लेते हैं, और यही है हमारा f2 ऑफ xy, जो मैंने आपको यहां इनिशियली लिख के दिया। कहां से मिला? ये सरफेस का इक्वेशन से।
ये सरफेस का इक्वेशन क्या माना है मैंने, ये सरफेस को स्फीयर मान लिया है, एक तरबूज मान लिया है, एक फुटबॉल मान लिया है, तो उसका सरफेस का तो इक्वेशन आप जानते हो, स्फीयर का तो जानते हो इक्वेशन। उसी तरह से z1 का इक्वेशन बताओ तो ये नेगेटिव वाला हो जाएगा, क्या लिखोगे, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बात समझ में आई, ये क्या बन जाएगा, f1 ऑफ x, y, गर्दा। समझ में आ गया, ये हो गया आपको दो फंक्शंस निकल गए, दो पॉइंट फंक्शंस निकल गए, z2 का और z1 का। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जहां पे हम लोग ये भी एज्यूम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो z2 है वो z1 के ऊपर है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसका प्रोजेक्शन निकाल देना है, मतलब ऊपर से आप टॉर्च मारोगे, तो जब आप ऊपर से टॉर्च मारोगे ना मुन्ना, तो आपको तो परछाई आपको दिखेगा नीचे, क्या दिखेगा, क्या ये आपको स्फीयर दिखेगा। अगर मान लो हम ऊपर से टॉर्च मारते हैं, देखो हम एक आंख बना रहे हैं इधर, लाल लाल आंख, अगर आप ऊपर से देखते हो, दिख रहा है, आंखें आंखें दिखा, तो ऊपर से जब हम देखेंगे तो ऊपर से टॉर्च मारेंगे, जब टॉर्च मारेंगे तो इसकी परछाई गिरेगी नीचे, जब परछाई गिरेगी नीचे तब हमको क्या मिलेगा, यहाँ आपको नहीं लगता कि ये एक सर्कल मिलेगा, तो ये एक मिल गया सर्कल। तो एक्स वाई प्लेन पे इस वाले सरफेस पे एक सर्कल इस तरह से कुछ बनेगा। तो ये था मेरा सरफेस एस, इसका जैसे हम प्रोजेक्शन ले लिए तब क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा एक रीजन आर। यही तो करते हैं ना, जो सरफेस हमारा या जो वो कुछ रहता है ऊपर में, जो हवा में रहता है, उसको जो प्रोजेक्ट कर देते हैं तब क्या होता है, वो एक सरफेस बनता है ओवर द सरफेस। यहाँ पे एक्स वाई पे प्रोजेक्शन निकाल लें तो इधर प्रोजेक्शन निकालते हैं तो कुछ और होता, इधर निकालते तो सर्कल ही होता, लेकिन किसी और प्लेन में हो जाता। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे आप ये कंसिडर तो कर ही चुके हो, तो रीजन आर हो चुका है, तो इसमें भी तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया, तो ये मैंने क्या किया, दो पर्टिकुलर पॉइंट ले लिए और z1 z2 को डिस्क्राइब कर दिया, फिर z1 और z2 को डिस्क्राइब करने के बाद फिर इस वाले सरफेस का प्रोजेक्शन नीचे गिरा दिया r। ठीक है, ठीक है, इसका क्या फायदा होगा वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, लिखो नाउ, अगर मान लीजिए हमको फाइंड करना है ट्रिपल इंटीग्रेशन। क्यों फाइंड करना है ट्रिपल इंटीग्रेशन, गौर से सुनो। आपका ये जो था, आपको प्रूफ क्या था, मतलब जो स्टेटमेंट कहा गया है कि ये कहा गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा चतुराई, डायरेक्ट इधर से राइट हैंड साइड से उठाएंगे और प्रूफ कर देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, इसके प्रीवियस वाले थ्योरम्स में भी, गॉस ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम में भी कुछ इस तरह से हम लोग कर रहे थे कि आरएचएस को उठाते थे और फिर प्रूफ करा देते थे कि ये है। तो यहाँ पे हम इंडिविजुअली निकाले, देखो ट्रिपल इंटीग्रेशन है ना, तो ये ट्रिपल इंटीग्रेशन डो f1 बाय डो एक्स पे भी लगेगा, डो f2 बाय डो y पे भी लगेगा और डो f3 बाय डो z पे भी लगेगा। ठीक है, तो इसमें से हम एक का करेंगे जो भी एनालिसिस है और फिर लिख देंगे सिमिलरली ये, फिर सिमिलरली ये। समझ में आ रही है क्या करने वाले हैं, समझ जाइए क्या करने वाले हैं। ट्रिपल इंटीग्रेशन डो f3 बाय डो z, इसको हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं, मतलब कुछ एक्सप्रेस करने वाले हैं, और जैसा ही एक्सप्रेशन आएगा वैसा सिमिलरली हम लोग डो f2 बाय डो, ट्रिपल इंटीग्रेशन डो f2 बाय डो y निकालेंगे और फिर ट्रिपल इंटीग्रेशन डो f1 बाय डो x निकाल लेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे, तो फाइनली हमको ये मिल जाएगा। यही है इसका लॉजिक, समझ में आया। तो अब लिखिए, नाउ ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम v डो f3 बाय डो z dx dy dz, ये हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, चतुराई ये बोलता है हमारा कॉमन सेंस कि यहां पे देखो ना मुन्ने, ये डो z है, अगर हम पहले dz कर दें तो हो सकता है कुछ, है कि नहीं। तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखेंगे इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम v, फिर लिख देंगे डो f3 बाय डो z। कोई दिक्कत,
सबसे पहले हम dz लिख देंगे, इसके बाद हम dx और dy को अलग रखेंगे। इससे करने से क्या फायदा हुआ कि ये दोनों आपके आपस में कैंसिल हो जाएंगे। वैसे एक्चुअली कैंसिल होते नहीं, वो ओमिट हो जाते हैं। जब आप डिफरेंशियल इक्वेशंस आप पढ़ोगे, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको ओडी पीडी, तब आपको समझ में आएगा कि इसको काटते दिखाते क्यों नहीं है। आप इसको काट करके इस तरह से आप नहीं दिखा सकते हो, गलत हो जाएगा, मैथमेटिकली गलत है, ये ऑपरेशन है, ठीक है। इसलिए आप इसको काटना मत, डायरेक्ट ओमिट कर देना। समझ में आया? तो यहाँ पे ये चला जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि हमको तो ये दिखाना पड़ेगा कि डबल इंटीग्रेशन दिखाए, ट्रिपल इंटीग्रेशन है एक्चुअली, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में रख लेते हैं और इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं इसको डो f3 को, क्योंकि ये तो गायब हो जाएगा ना, डो z और dz तो गायब हो जाएगा। तो ये बन गया आपका। आया समझ में? इसको आप इधर रखो और इधर आपका क्या बच गया? इधर बच गया आपका dx, इधर बच गया आपका dy। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद डबल इंटीग्रेशन किए, डो f3, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बुआ? इसका होता है f3। तो आप क्या लिखोगे? f3। लेकिन क्या f3 है? f3 क्या है? x y z का ही फंक्शन है ना, तो ब्रैकेट में तो हम ऐसा लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब लेकिन यहां पे जो आपको लिमिट पुट करना था, वो किसका लिमिट पुट करना था? थोड़ा ध्यान दिए आप। यहां आप z के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो यहां पे जो आप लिमिट पुट करोगे वो किसका पुट करोगे? वो तो z का पुट करोगे। और z का लिमिट आप जानते हो, ये और कुछ नहीं, z1 से लेके z2 तक गया है मियाँ, है कि नहीं? जहां पे आपका z1 और कुछ नहीं f1 ऑफ xy है, साथ ही साथ z2 और कुछ नहीं f ऑफ xy है, सॉरी f2 ऑफ xy है, ठीक है। तो यहां पे जो हम लिमिट डालेंगे ना, वो किसका डालेंगे? z1 का और z2 का। बुझे चीज? तो यहां पे आप क्या डालोगे? z1 इज इक्वल टू f1 और z2 इज इक्वल टू f2। समझ में आया? फिर रहा बात आपका dx और dy, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आगे बढ़ो। अब जैसे डबल इंटीग्रेशन है वैसे ही छोड़ दो उसको, अभी तो हमको लिमिट डालना है ना, तो लिमिट डालते हैं। अब लिमिट डालने में क्या आएगा? आपको क्या बोलोगे कि कहां आपका लिमिट पुट करेगा, कहां डालोगे बताओ तो? x और y में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, z में पड़ेगा, है क्या? ठीक है। तो यहां से z का जो अपर लिमिट है वो क्या है? f2, कोई फंक्शन है f2, है ना, और यहाँ लोअर लिमिट है f1, तो हम इसमें पुट कर सकते हैं ये, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिखेंगे f3 ऑफ x, कॉमा देंगे, y देंगे, फिर इधर यहाँ पे हम f2 डाल दिए हैं, ठीक है, अपर लिमिट, फिर माइनस करेंगे, फिर f3 ऑफ x, y और f1 लिख देंगे, ठीक है, ठीक है। फिर dx dy, लिमिट डाल चुके हैं, अब लिमिट डाल दिए हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला जो डबल इंटीग्रेशन आप कर रहे हो, अब बताओ ये कहां पे करोगे? ओवर द रीजन R। बुझे चीज? डाल दिए ना, प्रोजेक्शन कर दिए, ओवर द रीजन R आ गया ना। ट्रिपल इंटीग्रेशन से कहां कन्वर्ट हो गया आपका? डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहां पे हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, लिखेंगे क्या? लेट अस डिनोट the position of the portion of surface S corresponding to z is equal to f1x y and z2 is equal to f2 of xy by s1 and s2 respectively। क्या किए? हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये वाला जो आपका सरफेस है ना, ध्यान से देना, अरे ध्यान दे इधर। यहाँ पे क्या करेंगे? ये जो पोर्शन है ना, इसको एक छोटा सा पोर्शन आप कंसिडर कर लो, एक छोटा सा एलिमेंट्री सरफेस है ds। मान लो कोई सरफेस आपका ds नहीं s1 माने, तो इसको हम s2 मान लेते हैं सरफेस, और ये जो छोटा सा पोर्शन है इस सरफेस, इसको हम s2 मान ले रहे हैं,
ठीक है, क्या किए, एक छोटा सा पोर्शन माने। अब इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो वर्टिकल आप ड्रॉ करोगे, वर्टिकली आप यहां पे दिखा दे रहे हैं, वर्टिकली आप ड्रॉ करोगे इसके कोरिस्पॉन्डिंग नीचे में ओवर द रीजन आर, यहां पे, तो यहां पे भी तो आपको एक सरफेस दिखेगा ना, दिखेगा कि नहीं दिखेगा। मान लो ये छोटा सा पोर्शन है, दिखा, ये वाला पॉइंट है, समझ में आ रहे हो। ऊपर से टॉर्च मारा आपने, टॉर्च मारा तो ये वाला सरफेस आपका S2, ये वाला सरफेस आपका S1, ये वाला सरफेस आपका, ये वाला सरफेस आपका S1। ऊपर से टॉर्च मारा तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग आपको तो एक और सरफेस मिल गया ना नीचे, कहां पे, ये रीजन R पे। ये सब कहां था, ये था आपका सरफेस S पे। तो ये सब छोटी छोटी चीजें ही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है प्रूफ करने में और दिखाने में। समझ में आया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस सरफेस से एक यूनिट वेक्टर निकाल दे रहे हैं। सुन लो बात, सुन लो मेरी, क्या बोले हम, इस वाले इस पॉइंट से एक यूनिट वेक्टर हम इस सरफेस का निकाल दे रहे हैं। मान लेते हैं कोई किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है ना, तो ठीक है, चलो हम इससे एक यूनिट वेक्टर n2 या n कैप निकाल लेते हैं, n2 कैप, n2 कैप इस वाले सरफेस से एक यूनिट वेक्टर निकाल देते हैं। अब इस आंख का काम नहीं है, आई होप आंख का आप समझ में आ गया होगा, टॉर्च का तो सिग्निफिकेंस समझ में आ गया होगा। समझ में आया। तो ये वाला जो आपका वेक्टर है इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, लेकिन मेरे दोस्त इस z एक्सिस में कौन सा आपका एक्सिस है, मतलब z एक्सिस में आपका डायरेक्शन तो यही है ना। तो क्या आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर ये तो और कुछ नहीं, ये आपका k कैप का डायरेक्शन है सर, ये वाला जो डायरेक्शन है ना सर, ये तो k कैप का डायरेक्शन है, क्योंकि हमको पता है सर कि x डायरेक्शन में i कैप होता है, y डायरेक्शन में j कैप होता है और z डायरेक्शन में k कैप होता है ना। यूनिट वेक्टर अलोंग x, अलोंग y, अलोंग z। तो अलोंग z तो हमको तो k कैप दिख गया, लेकिन इस वाले सरफेस के कोरिस्पॉन्डिंग मान लीजिए कुछ n2 वेक्टर है, कुछ है ना, जो एक परपेंडिकुलर वेक्टर ऊपर जा रहा है। कोई दिक्कत है इसमें? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका n2 वेक्टर है, ठीक है। और यहां पे हम कंसिडर कर रहे हैं इस दोनों के बीच का जो एंगल कंसिडर कर रहे हैं ना, उसको आप y2 कंसिडर करो। मान लेते हैं सपोज कोई एक एक्यूट एंगल है गामा 2। क्या एंगल कंसिडर किए? गामा 2। इधर पॉइंट है 2, तो इस 2 पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग हम n2 वेक्टर दिखा दिए और यहां पे एक गामा 2 एक एक्यूट एंगल दिखा दिया। अब इसी को हम स्टेटमेंट में लिखेंगे, इसी चीज को हम स्टेटमेंट में यहां पे लिख दे रहे हैं आपके लिए। Let us denote the portion of the surface S corresponding to Z1 is equal to F1xy and Z2 is equal to F2xy by S1 and S2 respectively. For the upper portion, S2, let n2 vector या n2 cap be the unit vector drawn outward normal vector making an angle gamma 2 with k cap ठीक है। और यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि गामा 2 जो है इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब
हम क्या कर रहे हैं, ये जो आपका जो सरफेस है ना यहाँ पे, चलो बेटर रहता है ना, इस वाले सरफेस को आप S1 नहीं, आप DS2 ले, छोटा सा है ना, तो आप इसे DS2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। और इस वाले सरफेस को आप DS1 मान लो, ठीक है, आप तो दिक्कत नहीं है। तो ये वाला जो आप DS2 है ना, इसको आप प्रोजेक्ट कर रहे हो कहां पे, XY प्लेन पे। इस वाले सरफेस को DS2 को आप प्रोजेक्ट कर दे रहे हो कहां पे, XY प्लेन पे, ठीक है। तो सुनो मेरे दिल की बात कि अगर DS2 को आप प्रोजेक्ट करते हो, इधर लिखते हैं, इफ DS2 is projected on XY plane, then this projection dx dy of DS2 is given by, कैसे निकालोगे, ये तो और कुछ नहीं सर, ये तो dx dy मिलेगा और ये और कुछ नहीं सर, cos गामा 2 मिलेगा सर, DS2। मिलेगा, बुझे चीज। तो ये cos गामा 2 और कुछ नहीं सर, k कैप डॉट n कैप होगा सर, और ये DS2 होगा। देख लो क्या किए, इस वाले सरफेस का आपको प्रोजेक्शन निकालना है, इधर तो किसको प्रोजेक्ट करोगे मुन्ने, जो वर्टिकल वाला है उसी को ना। अब तो एरिया से वेक्टर निकल रहा है, तो ये तो वेक्टर बन गया, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका कॉम्पोजिशन या इसका कंपोनेंट k के अलोंग क्या बोलोगे सर, ये तो और कुछ नहीं, DS2 cos गामा 2 मिलेगा, इसके अलोंग मिलेगा। अरे इस वाले जो वेक्टर है इसका कॉम्पोजिशन आप गिराओगे या इसका आप कंपोनेंट लोगे इस z एक्सिस पे, तो आप क्या बोलोगे सर, ये और कुछ नहीं, इस एरिया का जो आपका सरफेस है DS2, तो यार क्या हो जाएगा, DS2 है, ये cos गामा 2 होगा ना। ये और कुछ नहीं, आपका इस वेक्टर और इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, तो अब क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना था, N2 और k कैप का आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालने बोले तो क्या बोलोगे, किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, क्या होता है ये सर, ये तो मॉड ऑफ a वेक्टर होता है, मॉड ऑफ b वेक्टर होता है, cos थीटा होता है। अगर a वेक्टर और b वेक्टर है और इसके बीच में एंगल है थीटा, तो बात तो वही है ना। तो यहां पे अगर आपका N2 कैप है और k कैप है, तो डॉट ले रहे हो तो क्या बोलोगे सर, ये तो और कुछ नहीं, मॉड ऑफ N2 है, मॉड ऑफ k कैप है और cos गामा 2 है सर, है ये भी एक यूनिट वेक्टर है ना मुन्ने, तो इसका तो मैग्नीट्यूड 1 होगा कि नहीं, ये भी तो मैग्नीट्यूड इसका 1 होगा कि नहीं, और क्या बन गया ये cos गामा 2, बस वही चीज तो लिखे हैं। अरे देखो cos गामा 2 लिखा हुआ है, तो cos गामा 2 के जगह क्या लिखा हुआ है, k कैप डॉट N2 कैप लिखा हुआ है, और यहाँ पे तो ये चीज आज जानते हो, बस हो गया ना। तो बस यही आपको रिलेशन ही पता करना था dx dy का। dx dy क्या मिल गया, ये मिल गया हमको k कैप डॉट N2 कैप DS2। इसको आप इक्वेशन नंबर 5 दे दो। तो जैसे ही आपने ये निकाला ना, तो बाकी भी इसी तरह से निकलेगा, क्या बोलोगे, सिमिलरली फॉर द लोअर पोर्शन, फॉर द लोअर पोर्शन आपका जो था DS1, लेट n कैप
be the unit normal vector drawn outward from the surface making an angle gamma 1 with k cap as shown in the figure. अब देखो यहां पे जो आपने सरफेस कंसिडर किया था ना ऊपर वाला, तो आप तो जानते हो कि इधर से तो एक्यूट बनेगा ही बनेगा, लेकिन इधर का जो पॉइंट किधर करेगा, इस साइड, लेकिन यहां से जो आप डायरेक्शन मतलब एंगल लोगे के कैप से, वो तो ऑब्ट्यूज बन जाएगा। हम फिर से बना दे रहे हैं डायग्राम, देख लो। एक फुटबॉल बनाया मैंने, अब यहां पे बात हो रही है नीचे वाले पॉइंट की, तो सपोज आ जाओ नीचे, ठीक है। यहां पे कोई एक सरफेस आपने कंसिडर किया, तो इधर सपोज मान लो पॉइंट कर रहा है कुछ n1 कैप, ठीक है। और इसका जो वर्टिकल आपका था z एक्सिस का, इसको हम थोड़ा सा इधर बना देते हैं, ये आपका मान लीजिए z एक्सिस है, ठीक है। तो यहां पे आपने कोई भी एक सरफेस कंसिडर किया था, नीचे का कुछ सरफेस कंसिडर किया था इसी वाले x एक्सिस पे, तो इसका जो यूनिट वेक्टर आप बनाओगे, कैसे बनाओगे, n1 कैप बनाओगे इधर का पॉइंट करता हुआ। अब बताओ ये k कैप से, ये तो क्या है, k कैप का मेरा तो ऊपर जा रहा है ना, तो यहां से जो एंगल बन रहा है, ये क्या बन रहा है, गामा 1। ये एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज है तो अगर ये आपका गामा 1 है, तो ये क्या होगा, ये बोलोगे सर ये और कुछ नहीं, पाई माइनस गामा 1 होगा सर, होगा। तो उसी तरह से आप इस केस में ds, मतलब जैसे यहां पे इसका प्रोजेक्शन अगर आप निकालोगे, तब आप dx dy को क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर सबसे पहले तो हम cos लिखेंगे और एंगल लिखेंगे कि इस वाले z एक्सिस से एंगल कौन सा बन रहा है, हमेशा एक्यूट लिया जाता है, तो इस केस में एक्यूट एंगल क्या बन गया, पाई माइनस गामा 1। तो यहां पे आपका क्या लिखोगे, पाई माइनस गामा 1। अरे इसका प्रोजेक्शन निकालोगे ना, इसका कंपोनेंट निकालना है ना हमको, तो वही चीज निकालना है। तो कॉस ऑफ ये हो जाएगा और अब मल्टीप्लाई करना है आपको ds1 के साथ। तो जैसे आप ds1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉस गामा 1, और ये बन जाएगा हमारा ds1। और हम लोग ये डेराइव ऑलरेडी कर चुके हैं कि ये कॉस गामा 1 और क्या होता है, ये होता है k कैप डॉट n1 कैप, और यहां जाएगा हमारा ds1। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 6। हमारे पास बहुत सारे इक्वेशंस हैं, अब उसको हम लिख दे रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 4, 5, 6, फ्रॉम इक्वेशन 4, 5, 6 क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे ट्रिपल इंटीग्रेशन, ध्यान दो, ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम V डो F3 बाई डो Z dx dy dz, इसको हम लिख सकते हैं डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन R। यहां पे आएगा हमारा F3, x था, y था, अब यहां पे आप क्या लिखोगे, F2 आएगा, फिर माइनस ये करना है F3 x y और F1, ये ऑलरेडी डेराइव कर चुके हैं हम लोग, किसके रेस्पेक्ट में, ये आपको dx और dy के रेस्पेक्ट में, ये भी आपको dx और dy के रेस्पेक्ट में। तो अभी आपने जस्ट निकाला dx dy क्या होता है, तो इसको क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते, डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन R, F3 के जगह F3 रहने दो, dx dy निकाले ना अभी, कि वो क्या था, k कैप डॉट n2 कैप ds2। अब ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यहां पे देखो
माइनस आया था ना, कहाँ गया? अभी तो जस्ट निकाला ना, माइनस आया ना, तो यहाँ पे माइनस पुट करोगे तो माइनस माइनस इसके लिए प्लस बन जाएगा, तो प्लस बन गया ये। फिर R, फिर F3, फिर K कैप डॉट N1 कैप DS। बुझे चीज? तो अगर हम इसको, अगर आपको मान लीजिए हम पूरी तरह से ऐड कर दें, तो क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते यार ये और कुछ नहीं, ये तो बोल रहा है ओवर द सरफेस S, है कि नहीं? S1 और S2 दोनों को ऐड कर दे रहा है, तो इसका मतलब ये तो पूरा DS बता दे रहा है, पूरा सरफेस आपको दे दे रहा है DS डॉट N कैप DS। यहां पे एक्चुअली हमने क्या किया था, दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, इस दोनों को आप ऐड करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे तो ओवर द सरफेस मिलेगा ना, S मिलेगा कि नहीं मिलेगा? DS मिल जाएगा ना ओवर द सरफेस, वही चीज है यहाँ पे। तो इसलिए हम ऐड कर दिए बस सिंपली, तो हमको ये मिल चुका है। इसी तरह से आप लिख सकते हो सिमिलरली ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम V डो F3 बाय डो Z dx dy dz। क्या मिला हमें? डबल इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस S F3 K कैप डॉट N कैप ds, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 7। फिर ये भी हम जाते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम V डो F2 बाय डो y, फिर dx dy dz क्या होता है ये? डबल इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस S F2 J कैप डॉट N कैप ds। 8 ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम V डो F1 बाय डो x dx dy dz इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस S F1 I कैप डॉट N कैप ds, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 9। ऐड कर दें कर दें ऐड, हो गया, अप्रूव हो गया। देखिए आप, एडिंग 7 8 9, एडिंग 7 8 9 क्या मिला हमको? ये मिला ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम V डो F1 बाय डो x प्लस डो F2 बाय डो y डो F3 बाय डो z dx dy dz डबल इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस S F1 I कैप प्लस F2 J कैप प्लस F3 K कैप डॉट N कैप ds। तो क्या हम इसको मॉडिफाई करके ऐसा लिख सकते हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम V? इसका मतलब क्या, ये और कुछ नहीं, डाइवर्जेंस है ना रे, डाइवर्जेंस F वेक्टर डॉट ये इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ओवर सरफेस S F वेक्टर डॉट N कैप ds। बुझली? मुझे पता है आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। और इसको आप नोट करके खा जाइए, अगर नहीं भी समझ में आया ना तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर आपको ये नहीं देखेगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया, आपको बस ये देखेगा कि इतना आप उल्टी एग्जाम में किए हो कि नहीं किए हो, ठीक है? इतना जो कचड़ा है ये सब कुछ मेरे लिए तो कचड़ा ही है ना, क्या है ये सब चीज़, इसको तो एप्लीकेशन में इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इतना इससे स्टार्टिंग से इतना जो आपने यहाँ पे उल्टी पॉटी कर दिया कॉपी पे, तो बस इसी से मतलब है और किसी से कोई मतलब ही नहीं है। जैसे आपने किया ये प्रूफ, बस 20 नंबर का होगा तो 20 on 20 मिल ही जाएगा और आप हो जाएंगे खुश, अगर आपको ये 20 नंबर का पूछा हो तो, या जितना भी नंबर का पूछा हो या तो आप उसको पता चल सकता है। तो जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है ना वो मैं इसी में कराऊंगा, क्योंकि इसमें जल्दी होता है, एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाता है। वरना मैं अगर अपना मुखड़ा दिखा करके ये थ्योरेटिकल पोर्शन कराने जाऊं तो जमाने लग जाएंगे, सदियों सदियों लग जाएंगे। इसलिए मेरी शक्ल वैसे भी उतनी है, बंदर जैसा मैं दिखता हूँ, तो इसलिए मैं जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं ना मैं इसी में कराऊंगा, लेकिन जो आपका जो प्रैक्टिकल चीज़ है, कैलकुलेशन वाला चीज़ है, आपको बंदर की शक्ल देख करके करनी पड़ेगी। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।